Hello student, today we are going to discuss on the topic of double entry system. Double entry system. So double entry system is the most scientific and complete perfect system of keeping records. According to this system, every business transaction involved two accounts. One is the receiving the benefit, that is called receiver. Another one, that is giving benefit, called giver. Thus, a business transaction affects two accounts in a opposite direction. To record transaction, therefore one account must be debited, another account must be credited with the same amount. Thus, this double entry system of accounting was developed by Luca Pasolini of Italy in 1494 in Venice and developed in England. ये जो डबल एंट्री सिस्टम जो है साइंटिफिक मेथड है और इसमें आपको एरर्स वगैरह आने का चांसेस नहीं है. हर ट्रांसैक्शन में जो है आपका दो तरह का जो है दो अकाउंट रहेगा. एक तो आपको क्या रिसीविंग बेनिफिट रहेगा, एक गिविंग बेनिफिट रहेगा. जैसा कि मशीनरी परचेज फॉर कैश, सो मशीनरी जो है आपको क्या रिसीविंग बेनिफिट रहेगा और कैश जो हम लोग पेमेंट करते हैं दैट इज या गिविंग बेनिफिट. और जो ये बिजनेस में जब एंट्री करेंगे ट्रांसैक्शन, एक डेबिट होने से और एक जो है कंपलसरी क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे. और इसको कौन डेवलप किया, ये अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम किसने डेवलप किया होने से, जो लूको पैसोली बोल के हम लोग पता है, इसे फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं. ये जो है एक बिजनेसमैन था, फ्रांसीसियन था और इटाली में. इसी ने जो है सबसे पहले जो है दुनिया में क्या है डेबिट एंड क्रेडिट को लाया. ये जो है पहले सबसे पहले जो है अकाउंटिंग बनाने पहले जिसने मैथ्स और ज्योमेट्री वगैरह जो है बेस में क्या किया, इसने अकाउंटिंग को रूप दिया. इसी ने जो है आपको क्या किया, जो है डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब लेके आया. लेकिन बाद में जो है इसको जो है पूरी तरह जो है किसने डेवलप किया, उनसे इंग्लैंड में किया. फिर पूरा जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद जो है पूरा दुनिया में इसको क्या किया, लागू किया गया. सो दिस इज अ meaning of double entry system. So next one we will see the meaning of debit. So debit refers, so this is a format of account. So debits refers on the left hand side of the account. A part को हम लोग बोलेंगे डेबिट and credit refers on the right hand side, that means this part. ये part को हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट, and this one is credit. If any account, any item is recorded on the debit side, it is said to be debited to the account. If any item recorded on the credit side, it is said to be credited to the account. अगर कोई आइटम अगर इस साइड लिखते हैं उसको डेबिटेड टू द अकाउंट बोलेंगे, अगर इस साइड अगर लिखते थे हम लोग क्या बोलें, लिखेंगे तो हम लोग क्रेडिटेड टू द अकाउंट बोलेंगे. ये जो है जनरल मीनिंग है. लेकिन कैसा जो है इसका असली मीनिंग जो है आपका डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग जो है, वन इज सोर्स ऑफ फंड्स. सोर्स ऑफ फंड मीन्स दैट इज क्रेडिट. Second one is application of funds, that is debit. Here application of funds, that means debit should be equal to source of फंड्स, दैट इज क्रेडिट. ये हमेशा जो है दोनों इक्वल रहेगा. कैसा होने से, सो हाउ वी कैन दैट मीन्स हाउ वी कैन दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड इज ए क्रेडिट. कैसा इसको जो है हम लोग क्रेडिट बोलेंगे होने से.
So normally sources of fund means how the business is getting capital or fund. So कैसा जो है बिजनेस को जो है फंड कैसा जो है आ रहा है, जैसा कि आपका we can see there are 4 categories are there sources of fund. Number 1, that is non-current liabilities. Non-current liabilities. So under that, capital. Number B, bank loan. Number 2, that is a current liabilities. Current liability, that means creditors, bills payable, then outstanding expenses, etc. Number 3, that is direct income. Direct income means that is a sales. Number 4, indirect income. So number 1, rent received, interest received, third dividend received, etc. सो इसको क्रेडिट कैसा बोलते हैं, वैसे जो फंड बिजनेस को जो मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे. नॉर्मली जो है देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ आर दैट सोर्सेस ऑफ फंड. सो 4 जो है आप वे में जो है उनको क्या मतलब बिजनेस को जो है फंड मिल रहा है. सो नॉन करंट लायबिलिटी, जैसा कि आप कैपिटल के बारे में जानते हैं. सो ओनर ब्रिंग कैपिटल, दैट इज ए कैपिटल बोलते हैं. ओनर ब्रिंग मनी, दैट इज ए कैपिटल. बैंक लोन. द नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी. सपोज वी आर टेकिंग credit from the outsider, either purchasing goods or either we are taking money or we are not paying money. I will make the we will suppose some of the expenses outstanding, will make payment later means. So this also coming under sources of fund. उसी तरह direct income, if you are selling the goods or service means you will get the income. जैसा कि अगर आप सामान बिक्री करते तो आपको क्या सामान है तो सर्विस देगा तो आपको पैसा मिलेगा. डायरेक्ट इनकम. इनडायरेक्ट मतलब आउट ऑफ द बिजनेस, जैसा कि आप रेंट मिलता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड. So these are coming under source of funds. So that's why we are calling as a credit. ये सारा जो है बेस में ऑन द बेसिस ऑफ द 4 कैटेगरी, सो वी आर कॉलिंग एज ए क्रेडिट. ये बेस में इसको क्रेडिट को जो है ये जो है आपको सोर्सेस ऑफ फंड के बेस में इसको क्रेडिट बोलते हैं. सो दैट इज ए रीजन फॉर दैट. सो वी आर कॉलिंग एज ए क्रेडिट. सोर्स ऑफ फंड इज ओवर. नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ फंड. जैसा कि हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड. एप्लीकेशन मतलब जो खर्च करते हैं पैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे, नहीं तो यूजेस बोलेंगे. इसको हम लोग क्या मानेंगे, दैट इज डेबिट. हियर नॉर्मली वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स एंड एक्सपेंसेस. जैसा कि फिक्स्ड एसेट, वी आर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट लाइक लैंड, बिल्डिंग मशीनरी, computer, etc. Number 2, that is a current assets. That is debtors, bill receivable, accrued income, etc. Number 3, direct expenses. That is purchases, then wages, then factory rent, etc. So number 4, indirect expenses. So that is salary, then rent paid, then discount allowed, selling and distribution, etc. So when we are receiving money from the sources of fund means so that amount we are spending in this category. मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है, एक साइड आपको क्या करेगा, पैसा जो है खर्चा भी होएगा. तो जहाँ पे खर्चा होगा उसको हम लोग क्या बोले, एप्लीकेशन फंड. एप्लीकेशन मतलब फंड जो आया वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, 4 एरिया में, तो उसको हम लोग वो वजह से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं.
तो इसी का रीज़न का वजह से सो डेबिट एंड क्रेडिट जो है नाम दिया गया है। जैसा कि एक कॉइन में जो है हेड एंड टेल रहता है, उसी तरह जो है डेबिट एंड क्रेडिट, अगर डबल एंट्री आपको बनाना है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर जर्नल और लेजर और फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, वॉट एवर अकाउंट्स, सो यू मस्ट फॉलो, यू हैव टू यूज़ द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। जैसा कि आपका कॉइन में जैसा दो साइड रहता है हेड एंड टेल, उसी तरह जो है डेबिट एंड क्रेडिट। सो ये एक अगर सोचिए, अगर कॉइन में एक साइड नहीं है तो क्या नहीं है, उसको वैल्यू नहीं है। इसी तरह एक डेबिट नहीं है, नहीं तो क्रेडिट का अलावा, नहीं तो डेबिट का अलावा आप अकाउंट नहीं बना पाएंगे। और हमेशा जो है आपको क्या करेगा, वन अकाउंट विल बी इंक्रीजिंग, अनदर अकाउंट विल बी डिक्रीजिंग। तो उसको बोलते हैं वन, इट इन्वॉल्व टू अकाउंट्स, वन इज रिसीविंग बेनिफिट कॉल्ड रिसीवर एंड गिविंग द बेनिफिट कॉल्ड द गिवर बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल वी आर परचेस्ड मशीनरी, परचेस्ड या machinery for cash, here two accounts are there, one is cash, another one is machinery. Suppose business purchase machinery means this coming inside, ये जो है आपको क्या है, receiving benefit है, receive benefit, it is a gives benefit है, receives benefit, it is a giving benefit. So it is decreasing, it is increasing. That means every transaction there will be two accounts, either it will be increasing or decreasing. So one is giving benefit, another one is receiving benefit. तो इसी तरह जो है आपको डेबिट क्रेडिट जो है हर जगह पे रहेगा और इक्वल रहेगा। ये अगर सपोज हियर वी आर राइटिंग 10,000 मीन्स हियर ऑल्सो विल राइट 10,000, सो दैट मीन्स इट ऑलवेज इक्वल, जो है डेबिट एंड क्रेडिट जो है हमेशा इक्वल रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, classification of accounts. So accounts can be classified into two ways. Number one, that is modern approach, or we can say that is accounting equation approach, or we can say that is a modern American approach. Number B, that is traditional approach, or we can say that England approach. So already we have studied this one for the at the time of preparing accounting equation. जब accounting equation बनाते समय हम लोग पढ़े, so under that there are 5 accounts are there. Under traditional system there are 3 accounts are there. जैसा कि यहाँ पे जो है आपको मॉडर्न जो है ये लेटेस्ट है, ये जो है पुराना है, ये अमेरिकन जो है यूज़ करते हैं, ये जो पैटर्न ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग, ये जो है आपका इंग्लैंड। नाउ विल सी वन बाय वन। फर्स्ट वन, so on the basis of modern approach, so accounts can be classified into 5 categories. Number 1, that is asset account, assets account. Number 2, that is liabilities account. Number 3, capital account. And fourth one, that is revenue or incomes account. Last one, that is expenses or losses account. There are 5 categories are there under modern approach. So already we have studied. Asset accounts are those accounts which relate to economic resource of an enterprise, such as land, building, machinery, stock, cash, bank.
So these are example for asset account. Second one, liabilities account. Liabilities accounts are accounts of lenders, creditor for goods, bank overdraft, outstanding expenses. That is a liabilities account. जैसा कि असेट अकाउंट मतलब जो बिजनेस का बाद जो है आपका असेट है वो लंबे समय तक जो है आपको क्या करेगा, बेनिफिट देते रहेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट देते रहेगा, उसको असेट अकाउंट बोलेंगे। क्योंकि असेट अकाउंट का बिना जो है आप बिजनेस चला नहीं पाएंगे। वो करंट असेट भी हो सकता है, फिक्सड असेट। नेक्स्ट जो है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आपने जो उधार लेके रखे हैं बाहर में बैंक लोन से, नहीं तो क्रेडिटर से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। और कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल मीन्स ओनर का पैसा को बोलते हैं। और ओनर जो है अगर पैसा लेके आता है नहीं तो असेट लेके आता है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। सो दिस आर ऑल द अकाउंट्स ऑफ प्रोपरेटर्स और पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस। सो इट इंक्लूड्स कैपिटल ड्राइंग। अगर वो कैपिटल के रूप में अगर पैसा लेके आ रहा है नहीं तो गुड्स लेके आ रहा है, उसको कैपिटल बोलेंगे। अगर वो घर के लिए लेके जा रहा है दैट इज अ ड्राइंग बोलेंगे। सो नेक्स्ट जो है रेवेन्यू और इनकम्स अकाउंट। सो दिस आर अकाउंट विच रिलेटिंग टू द व्हाट, रेवेन्यू और इनकम्स ऑफ द बिजनेस, लाइक rent received, sales, commission received, discount received, etc. So these are revenue account or income account. Last one is expenses or losses account. जैसा कि expenses नहीं तो losses. So this account relating to expenses or losses of the business is known as expenses or losses account. जैसा कि expenses like salary paid, wages paid, rent paid, discount allowed, depreciation of building, etc. So there is a example for expenses. Likewise losses mean that is a goods destroyed by fire, goods sold on loss. So this is an example. Now we will see, so rules. So actually this account will be prepared on the basis of debit and credit. ये जो है आपका ये पांचों जो है डेबिट एंड क्रेडिट का रूल के बेस में इसको जो है बनाया जाता। सो इसको कैसा बनाया जाता, नाउ विल सी वन बाय वन। सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। दैट अकाउंट विल बी लुक लाइक ए टी अकाउंट। जैसा कि टी का तरह रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अ राइट हैंड साइड, दिस इज अ डेबिट पार्ट, दिस इज अ क्रेडिट पार्ट। हियर सपोज asset is increasing means here debit will write, if it is increasing means it will come under debit side. अगर asset बढ़ता है तो आपको क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा। सपोज इट इज अ डिक्रीजिंग, सो इट विल कम्स अंडर क्रेडिट साइड। डिक्रीज मीन्स माइनस। सो यहाँ पे जो है डेबिट increases, debit increase in asset account. It is asset account, that is short form of account. Debit increases in asset account. Credit means credit here decreases. So decrease means if asset is a decrease means it will comes under credit side. अगर आपको एसेट घटता है तो आपको कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा इन द एसेट अकाउंट। सो दिस इज फर्स्ट वन। Number 2, that is the liabilities. So under liability, if the liability is increasing, so it will comes under credit side, increases. If our liabilities are decreasing, it will comes under debit side. This is a liability account. Here the rules of debit and the rules of debit and credit. Here debit decreases in liabilities. Here credit increases in liabilities, liability account. So this is a rule for liability. तो ये बेस में हम लोग बनाएंगे। अगर आपको
डेबिट साइड जो है अगर लायबिलिटी लिखते हैं इसका मतलब डिक्रीज जब होगा लायबिलिटी तब इस साइड लिखना है, अगर आपका इंक्रीज होता है तो इस साइड आएगा. सो डेबिट डिक्रीज इन द लायबिलिटी अकाउंट एंड क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी. जब बढ़ता है तो इस साइड लिखेगा, कम होता है तो इस साइड लिखेंगे हम लोग. नंबर third one, that is capital account. Here also this is a capital account. So this is a debit part, debit side, this is a credit side. अगर जो है डिक्रीज होता तो इस साइड आएगा. इफ आई डिक्रीजिंग द कैपिटल मीन्स इट विल कम्स अंडर डेबिट साइड and increasing means it will comes under credit side. So debit decreases in capital account and credit increases in capital account. अगर आपको बढ़ता है तो इस साइड लिखेंगे, अगर घटता है तो इस साइड. नंबर 4th वन, दैट इज रेवेन्यू और इनकम्स अकाउंट. इफ आर इंक्रीजिंग मीन्स सो दिस इज अ रेवेन्यू और इनकम्स अकाउंट. सो दिस इज अ डेबिट पार्ट, this is a credit part. So it is decrease means it will comes under debit side. अगर घटता है तो इस साइड आएगा, इंक्रीज होता तो क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा. सो डेबिट डिक्रीसेस इन रेवेन्यू और इनकम अकाउंट. क्रेडिट increases in revenue account. ओके. द लास्ट वन, अगर यहाँ पे भी ऐसी है, अगर इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट साइड आएगा, अगर घटता है दैट मीन्स डिक्रीजिंग होता है तब इस साइड आपको लिखना है. दैट मीन्स वी विल अप्लाई द रूल्स. द लास्ट वन अंडर द मॉडर्न अप्रोच. 5th one, that is expenses or losses account. So this is a debit part, debit side, this is credit side. So this is expenses or losses account, expenses and losses account. If it is increasing means it will comes under debit side. अगर expenses बढ़ता है साइड आएगा, अगर घटता है that means credit side. So debit increases in expenses and losses account and credit decreases in expenses losses. तो यहाँ पे भी ऐसे ही, अगर आपको बढ़ता है तो डेबिट साइड लिखना है, घटता है तो आपको क्या होना, क्रेडिट साइड लिखना है. सो असेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट का जो रूल सेम है, असेट एंड एक्सपेंस लॉसेस का जो है रूल सेम है. जैसे कि अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड आएगा, घटता है तो आपका क्रेडिट साइड आएगा. रिमेनिंग 3 दैट इज लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू और इनकम. इफ इट इज इंक्रीज मीन्स इट विल कम्स क्रेडिट साइड, जो है ऑपोजिट साइड आएगा, जैसे कि आपको क्रेडिट साइड आएगा. अगर डिक्रीज होता तो क्या हो जाएगा, तीनों जो है असल लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू जो है डिक्रीज जो है डेबिट साइड आएगा. सो दिस है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स इन मॉडर्न अप्रोच. तो जब अकाउंट बनाते समय इसको अप्लाई आपको करना है. सो नंबर बी, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच or we can say that is a England approach. So under this approach, so transaction can be divided in 3 categories. First one is transaction relating to individual or firm. Second one is transaction relating to properties or goods or cash.
and last one is transaction relating to expenses, losses or income or gain. So on the basis, so accounts can be divided into two categories. So this is a personal account. Number one, personal account. Number two, that is impersonal account. Impersonal account. Under that, A, natural personal account. Number B, artificial personal account. And third one, representative personal account. Here there are two accounts are there. One is real account and number B, that is nominal account. Here personal account means those accounts which are relating to the human beings or firm or banks. For example, debtor account, creditor account, bank account, ABC company account. So that is an example. So impersonal account means impersonal accounts are those accounts which is not a personal account, like land, building, expense, income, like that. So that is an impersonal account. Under personal account there are three categories are there. There are three types are there. One is natural personal account. So natural personal account means relative to human beings like Ram account, Sita account, debtor account, creditor account, so etc. So the natural personal मतलब इसमें दो कैटेगरी है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल. सो पर्सनल मतलब हम लोग के बारे में बोलेगा, जैसा कि जो है डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कैपिटल हो गया, आनंद हो गया, जो भी है. सो वो सारा के बारे में. इम्पर्सनल मतलब ये पर्सनल नहीं है, जैसा प्रॉपर्टी के बारे में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एक्सपेंस, लॉसेस के बारे में बताया, उसको इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. और ये जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब मीन्स जो ह्यूमन बीइंग, जैसा हम लोग जैसा बोलते हैं, जैसे राम, सीता, डेटर, क्रेडिटर को बोलते हैं. सो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन और ए कंपनी ए फर्म. मतलब ये जो है एक तरह जो आर्टिफिशियल, जैसा कि आपका बैंक हो गया, कंपनी हो गया, ये जो नेचुरल नहीं है उसको जो है, जैसे कि बैंक हो गया, बैंक को क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग चलाएंगे. कंपनी को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन. जैसा कंपनी, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्कूल, ये सब यहाँ पे आ जाएगा. So that is an example for artificial personal account. Representative personal, it indicates it is a indirectly representing a person, a group of person, like outstanding expenses, prepaid insurance, accrued income, advance received or unearned income. So these are example for representative. Representative मतलब एक आदमी जो है इंडायरेक्टली किसको मेंशन करेगा, ये जो है ह्यूमन बींग्स को ही मेंशन करेगा, एक आदमी का, नहीं तो ग्रुप ऑफ पर्सन को. उनको जो जैसे कि आपको सैलरी देना, सैलरी किसको दिया जाता है, वर्कर को दिया जाता है. तो वो जो है आपको क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नहीं तो आपको क्या करेंगे, इनकम जो है प्रीपेड इंश्योरेंस दे कर रखा है, जैसे कि आप इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीपेड दे कर रखें, तो वो भी क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा. इसलिए इसको बोलता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इनडायरेक्टली जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट ही बोलते हैं. सो नेक्स्ट वन इज impersonal account. Under two categories there. So real accounts are those accounts which is relating to tangible, intangible assets of the business. जैसा कि आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क्स. सो दिस है एग्जाम्पल फॉर ए रियल अकाउंट. नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट. अंडर नॉमिनल accounts are those account which is relating to expenses or losses or incomes or gains of the business is known as nominal account. जैसा कि सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड. So this is example for expenses. Income, the example for income, that is interest received, commission received, discount received. So this is example for income of the nominal account. Now next one we will see the rules of debit and credit of personal account and real account, nominal account. So rule जो है क्या होता है, कैसा इसका रूल, जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग अप्रोच, जैसा अमेरिकन अप्रोच की तरह इसमें क्या रूल रहेगा, थोड़ा हम लोग देखेंगे आगे. So next one is rules of debit and credit under traditional approach. So first one is personal account. Number two जो है real account. Third one is nominal account. Here I am writing debit, here I can write debit, here I am writing credit. Here personal account, debit means receiver,
credit means giver. Here real account, debit means what comes in, here what goes out, here all expenses or losses, last one is all incomes or revenues or profit. So this is a rule for debit and credit under traditional approach. तो ये बेस में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे. पर्सनल अकाउंट जो है रिसीवर क्या होता है, गिवर क्या होता है. सो रियल अकाउंट मीन्स वाट कम्स, जो भी बिजनेस का पास जो भी आता है, जो भी आप खरीदेंगे वो कम्स इन हो जाएगा. जो भी बेचेगा आपको क्या हो जाएगा, बाहर चला जाए, उसको गोस आउट बोलेंगे. रिसीवर मतलब सपोज वी आर मेकिंग पेमेंट टू द क्रेडिटर, दैट इज व्हाट, ही विल रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस, इज ए रिसीवर. जैसे कि अगर हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं वो रिसीवर बनेगा. सो इसी तरह अगर डेटर हम लोग को पेमेंट करते हैं तो वो क्या बनेगा, गिवर बनेगा. सो लास्ट वन जैसे कि सैलरी पेड, रेंट पेड, जो भी है उसको डेबिट में रखना है. अगर जो भी इनकम आता है उसको क्रेडिट में रखना है. सो नेक्स्ट क्लास we will see the sum of the numerical part.